नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लूसेंट जी के कवर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी हम लोग प्राचीन भारत के बारे में हम पढ़ लिए हैं और ये मध्यकालीन भारत चल रहा है जिसका ये पार्ट 10 है। तो चलिए शुरू करते हैं और जहाँ इसको छोड़े हुए थे उसके आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग बाबर के बारे में पढ़ रहे थे, तो बाबर के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग उसके आगे हुमायूं के बारे में शुरू करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग हुमायूं के बारे में स्टार्ट करते हैं। अगर इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें हुमायूं का, तो नसीरुद्दीन हुमायूं, ठीक है, नसीरुद्दीन हुमायूं इसका नाम था, जो कि 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। ठीक है, तो जो नसीरुद्दीन हुमायूं था वो आगरा में सिंहासन पर किस अवस्था में बैठा, तो वो 29 दिसंबर, ठीक है, 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष का था, उस अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखस्तों का सूबेदार था। ठीक है, तो जब ये गद्दी पर बैठा उससे पहले ये क्या करता था, तो जो बदखस्त, ठीक है, बदखस्सा थे उसका ये सूबेदार हुआ करता था। उसके बाद इसे आगरा का जो गद्दी था उस पर इसे बैठा दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगले अगर पॉइंट को देखें तो दिया गया कि अपने पिता के निर्देश के अनुसार, जो इसके पिता का निर्देश दिया था उसके अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। तो जो उसका राज्य था तो उसको अपने भाइयों में उसको बांट दिया, बंटवारा कर दिया, जैसा कि उसके पिता ने उससे निर्देश दिया था, उस निर्देश को उसने फॉलो किया। इसने कमरान को काबुल, ठीक है, तो जो कमरान था इसका भाई, तो उसको इसने क्या किया, काबुल दे दिया, और कंधार मिर्जा अस्करी को संभल, ठीक है, तो और कंधार मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखस्ता प्रदेश दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज उसने अपने भाइयों में बांट दिया। ठीक है, जैसा कि उसके पिता का निर्देश था तो उसने उसको फॉलो किया और अपने सब राज्य को क्या किया, बंटवारा कर दिया अपने भाइयों में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो जो दीन पनाह क्या था, एक नगर था जिसका स्थापना हुमायूं द्वारा 1533 ईस्वी में किया गया था। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। तो जो शेर खां था और हुमायूं, उनके बीच क्या हुआ कि 25 जून 1539 ईस्वी को एक युद्ध हुआ जिसका नाम था चौसा का युद्ध। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। तो जो ये युद्ध हुआ इसमें जो शेर खां था, ठीक है, जो शेर खां था जिससे क्या हुआ, हुमायूं का लड़ाई हुआ, तो उसमें शेर खां जीत गया। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली। ठीक है, तो जो शेर शाह और इस हुमायूं में जो लड़ाई हुआ तो शेर शाह जीत गया, और इस युद्ध के बाद जो शेर खां था उसे शेर शाह की पदवी मिल गई। ठीक है, तो शेर शाह का पदवी इसने ग्रहण कर लिया। बिलग्राम या कनौज युद्ध जो था 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1540 ईस्वी में, 1539 में तो चौसा का युद्ध हुआ जिसमें शेर खां जीत गया, हुमायूं को हरा दिया। उसके बाद बिलग्राम या कनौज का जो युद्ध हुआ वो 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ। किसके बीच में हुआ, तो फिर से शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ, और इस युद्ध में भी हुमायूं का हार हुआ, यानी कि वो पराजित हो गया। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो जो शेर खां था उसने क्या किया कि बहुत ही आसानी से जो दो जगह, एक तो दिल्ली और दूसरा आगरा, दोनों पे क्या किया, उसने कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद, जो बिलग्राम युद्ध हुआ उसके बाद जो हुमायूं था, ठीक है, तो हुमायूं का हुआ कि वो सिंध चला गया। ठीक है, वो सिंध चला गया जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। तो जब वो हार गया बिलग्राम का युद्ध, तो उसके बाद क्या हुआ कि शेर खां तो आगरा और दिल्ली दोनों को उसके हाथ से छीन लिया। उसके बाद वो बेचारा क्या हुआ कि चला गया, 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसा अपना जीवन यापन किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदा, जो जब वो निर्वासन कर रहा था तो उस समय जो क्या हुआ कि जो हुमायूं था वो हिंदाल था, वहाँ के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त, ठीक है, 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। तो जो निर्वासन कर रहा था उस समय क्या किया कि हुमायूं ने हिंदाल के एक आध्यात्मिक गुरु थे जिनका नाम था फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ, ठीक है, मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी। तो उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था हामिदा बानो बेगम। ठीक है, जिससे उसने उन्होंने क्या किया कि 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया, यानी कि उससे शादी कर लिया। कब किया, तो 15 अगस्त
सॉरी 29 अगस्त 1541 ईस्वी को। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसा महान सम्राट का जन्म हुआ। उसके बाद जो हमीदा थी जिससे ये शादी किया था, ठीक है, तो शादी के बाद क्या हुआ कि वो हमीदा के कोख से ही जन्म लिया अकबर, ठीक है, और जो कि एक महान सम्राट से जाना जाता है। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ कि शादी वादी कर लिया, कुछ टाइम अपना जीवन यापन किया। उसके बाद 1555 में हुमायूं ने क्या किया, जो पंजाब का एक सूरी शासक सिकंदर था उसको उन्होंने पराजित किया और उस जो दिल्ली था उसकी गद्दी पे वो कब्जा कर लिया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का नाम क्रम, अगर हुमायूं की बात करें तो उसके द्वारा जो 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन से लड़े गए, तो एक था देवरा जो कि 1531 ईस्वी में, उसके बाद 1539 में चौसा, फिर बिलग्राम 1540 में, एवं सरहिंद का जो युद्ध था वो 1555 ईस्वी में लड़ा। तो ये सारे जो है ये मतलब हुमायूं द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध का नाम यहाँ पे दिया गया है। आगे अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो जो उसके बाद क्या हुआ कि जो एक पुस्तकालय था, ठीक है, 1 जनवरी 1556 ईस्वी को जो हुमायूं था उसी भवन में क्या हो रहा था, सीढ़ी से उतर रहा था जिस और उसका वो वहां से गिर गया और गिरने से उसकी क्या हो गई, मौत हो गई, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूंनामा की रचना की अगर बात करें तो गुल बदन बेगम ने की है। तो एक हुमायूंनामा, ठीक है, हुमायूंनामा में इसके बारे में हुमायूं के बारे में लिखा गया है। तो इसका रचना के बारे में पूछा जा सकता है कि इसका रचना किसने किया है, तो गुल बदन बेगम ने इस हुमायूंनामा का रचना किया है। आगे की अगर पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट दिया गया है कि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। तो जो हुमायूं था, ठीक है, वो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करता था, इसलिए सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए, ठीक है। तो वो क्या करता था कि वो ज्योतिष में विश्वास करता था। और आप देखते होंगे कि जो भी ज्योतिष होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको शुभ कलर, शुभ समय, हर चीज़ शुभ शुभ आपको बताते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या करता था कि सप्ताह के जो 7 दिन थे 7 दिन वो अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था, क्योंकि उसे विश्वास था ज्योतिष में, इसलिए वो ऐसा करता था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हुमायूं का कहानी यहीं पे ख़त्म हुआ और हम लोग आगे बढ़ेंगे और शेर शाह के बारे में शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलिए शेर शाह के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शेर शाह यहाँ से शुरू करते हैं। तो शेर शाह की अगर बात करें, ठीक है, शेर शाह, तो इससे रिलेटेड अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो शेरशाह जो सूर साम्राज्य था, ठीक है, तो उसका संस्थापक जो था अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था, ठीक है। तो शेरशाह सूरी कौन था, अफगान वंशीय था और सूर साम्राज्य का संस्थापक भी था। शेरशाह की जन्म की बात करें तो 1472 ईस्वी में बजवाड़ा जो कि होशियारपुर था वहां पे उसका जन्म हुआ था। इसके बचपन के अगर नाम की बात करें तो फरीद खां था, ठीक है। तो जो शेरशाह था, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद का था और यह सूरवंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था, तो सूरवंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां, जो इनके पिता थे जो हसन खां, ठीक है, हसन खां वो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे, ठीक है। तो जो इनके पिता थे हसन खां वो जौनपुर राज्य हुआ करता था, उसके अंतर्गत जो सासाराम था सासाराम के जमींदार थे। अभी के डेट में सासाराम बिहार में पड़ता है, ठीक है, सासाराम रोहतास। तो वहाँ पे शेरशाह का आपको मकबरा, शेरशाह का किला देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा जगह है। अगर आप कभी अगर बिहार से हैं तो वहाँ पे ज़रूर जाइएगा घूमने, पहाड़ी इलाका है, बहुत ही बेस्ट है। और कहीं और के हैं, अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, ठीक है। जो शेरशाह का मकबरा है उसको बिहार का ताजमहल भी बोला जाता है। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था, ठीक है। तो जो फरीद था, ठीक है, जो फरीद किसका नाम था, शेरशाह का बचपन का नाम था। तो उसने क्या किया था, एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार का जो अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी था उसने शेर खां की उपाधि प्रदान की। तो जब देखा कि ये काफ़ी बहादुर है, एक ही तलवार के झटके में शेर को मार के गिराया, किसने देखा, तो जो मतलब बिहार के अफगान शासक सुल्तान जिसका नाम था मोहम्मद बहार खां लोहानी, उसने शेर खां का उपाधि इसे दे दिया, किसे, तो शेरशाह सूरी को। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो जो बिलग्राम युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में, ठीक है, उस समय मतलब बिलग्राम युद्ध के बाद 1540 ईस्वी में शेरशाह क्या हुआ कि दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया।
शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। तो जो शेरशाह थे उसकी मृत्यु कब हुआ, तो कालिंजर का एक किला था उसको जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु के समय उक्का नाम का आग्नेय शास्त्र चला रहा था, ठीक है। तो मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेय शास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था, और कालिंजर की अगर हम बात करें जिस किले के जीतने के क्रम में शेरशाह का मृत्यु हुआ था, तो उसका जो शासक था कौन था, कीरत सिंह था, ठीक है। शेरशाह का मकबरा की अगर बात करें तो अभी आपको हमने बताया कि कहाँ पे है, तो बिहार के सासाराम में स्थित है, ठीक है। बिहार के सासाराम में स्थित है। तो सासाराम का एक झील है, झील के बीच में जो ऊंच टीले पर निर्मित किया गया है, ठीक है। जो एक ऊंच टीला है उस पर ही उसको निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला, किला ए कोहना, दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया है। तो रोहतासगढ़ किला, ठीक है, और किला ए कोहना, यहाँ पे दो नाम आपको देखने को मिल रहा होगा। कौन कौन सा, रोहतासगढ़ किला और उसके अलावा किला ए कोहना जो कि दिल्ली में है। और ये नामक मस्जिद का निर्माण भी शेरशाह के द्वारा किया गया है। शेरशाह का उत्तराधिकारी उनका पुत्र इस्लाम शाह था, ठीक है। तो उनके बाद जो गद्दी पे बैठा, कौन बैठा, उनके उत्तराधिकारी बन के, तो उनका पुत्र था जिसका नाम था इस्लाम शाह, ठीक है, इस्लाम शाह। जीटी रोड आपने नाम सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो उसको भी शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का उपयोग किया। तो जो शेरशाह था उसने क्या किया था कि 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का उपयोग किया था। किस लिए, तो जो भी भूमि थी, जमीन था, उसको मेजरमेंट करने के लिए। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे का के दाम चलवाया, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो शेरशाह थे वो 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन, ठीक है, 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसुर नामक नगर बसाया। तो जो शेरशाह सूरी था उसने क्या किया कि रोहतासगढ़ के जो दुर्ग है और कन्नौज के स्थान पर जो शेरसुर नामक एक नगर बसाया, ठीक है। शेरसुर नामक एक नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार के लगान के रूप में वसूल करते थे, ठीक है। तो जो सरकार थी वो लगान के रूप में 1/3 भाग शेरशाह के समय पैदावार जो भी होता था, उपज होता था, उसका वसूल करती थी लगान के रूप में। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। तो यहाँ पे एक कबूलियत नाम दिया गया और एक पट्टा प्रथा, ठीक है। तो ये जो प्रथा है इसका शुरुआत किसने किया था, तो शेरशाह ने ही शुरू किया था। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। तो जो शेरशाह था उसने क्या किया कि 1541 ईस्वी में जो पाटलिपुत्र था उसको पटना के नाम से फिर से स्थापित कर दिया। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड को की मरम्मत करवाई। तो जो जीटी रोड है, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, उसका भी मरम्मत किसने करवाया, तो शेरशाह ने करवाया। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे, और मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आपने सुना होगा, तो वो शेरशाह के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। तो शेरशाह का यहाँ पे कहानी खत्म हुआ। चलिए आप कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे कि जीटी रोड के बारे में, ठीक है, और डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह के द्वारा किया गया। उसके अलावा सासाराम जगह याद रखिएगा जहाँ पे शेरशाह का आपको मकबरा देखने को मिलेगा। काफ़ी ही मतलब अच्छा जगह है, अगर ऐसे आप उसके बारे में देखिएगा यूट्यूब वगैरह पे तो आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारा ब्लॉगर बनाए होंगे वहाँ का वीडियो। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो अकबर के बारे में। तो चलिए अकबर के बारे में अब हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सम्राट अकबर की अगर हम बात करें, ठीक है, सम्राट अकबर, तो उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकांट के राणा बीर साल के महल में हुआ, ठीक है। तो जो सम्राट अकबर थे उनका जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। किसके गर्भ से हुआ था, तो जो हमीदा बानो बेगम थी, ठीक है, हुमायूं की पत्नी, उनके गर्भ से हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो अमरकोट के जो राणा बीर साल के महल था वहीं पे हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ, ठीक है। तो जो अकबर थे उनका राज्याभिषेक कब किया गया, थोड़ा सा ये टेक्स्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे उड़ गया है। तो हम जो चीज़ बोल रहे हैं उस पर फोकस करिए, उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो इनका राज्याभिषेक के बारे में यहाँ पे हमने बताया कि कब हुआ, तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब का जो कलानौर नामक स्थान था वहीं पे हुआ। अकबर का अगर शिक्षक की बात करें तो अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था, ठीक है। अकबर का शिक्षक कौन था, तो अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान, जो कि अकबर का शिक्षक था, ठीक है, ये अकबर का शिक्षक था।
नेक्स्ट अगर देखें तो वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। तो कुछ इसका पूछा भी जा सकता है कि किस नाम से वो गद्दी पर, किस उपाधि से गद्दी पर बैठा, तो जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षण रहा। तो जो बैरम खान था वो संरक्षक था किसका, तो जो अकबर थे उनका संरक्षण था, उस संरक्षक था कौन, तो बैरम खान, ठीक है, जो बैरम खान था। एक मिनट, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अकबर द्वारा जीते गए कुछ प्रदेश का नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जो अकबर द्वारा जीता गया है उसका यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। तो प्रदेश दिया गया है, ठीक है, उसका शासक कौन था, किस वर्ष में अकबर द्वारा जीता गया, और वहाँ का मुगल सेनापति कौन था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मालवा, ठीक है, प्रदेश कौन था, मालवा। अगर मालवा की बात करें, ठीक है, तो मालवा तो उसका शासक कौन था, बाज बहादुर, ठीक है, बाज बहादुर उसका शासक था। 1561 ईस्वी में जो अकबर था उससे जीत लिया था। आदम खां, पीर मोहम्मद, जो आदम खान था, ठीक है, आदम खां और पीर मोहम्मद वो मुगल का सेनापति था। नेक्स्ट देखें तो चुनार, चुनार प्रदेश अफगानों का शासन था वहाँ पे, वहाँ का शासक कौन था, तो अफगानी थे। और 1562 ईस्वी में अब्दुल्ला खां के, जो कि उस टाइम मुगल का सेनापति था। अगर गोंडवाना की बात करें तो गोंडवाना जो प्रदेश है उसका ये भी जीता गया अकबर के द्वारा। वीर नारायण और दुर्गावती वहाँ के शासक थे। और 1564 ईस्वी में जीता गया। और मुगल सेनापति कौन था, तो आसफ खां और स्वयं अधीन था, ठीक है। उसके आगे अगर हम बात करें तो आमेर, ठीक है, आमेर का शासक भारमल था। 1562 ईस्वी में स्वीकार किया गया, ठीक है। उसके अलावा मेरता की बात करें तो जयमल 1562 ईस्वी, ठीक है। इसको हम पढ़ने से कोई वो नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ रोक दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको खुद से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दक्षिण भारत का यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप खुद से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। नोट्स बनाइएगा, एक दो बार पढ़िएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। पूरा तो याद होना नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपको आप ले लिए होंगे पॉज करके वीडियो को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ, ठीक है, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दिया गया है कि पानीपत का जो दूसरी लड़ाई हुआ कब हुआ, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमी के बीच हुई थी। तो पानीपत का दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुआ था, याद रखना है कि पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ। किसके किसके बीच हुआ, तो अकबर और हेमू के बीच हुआ। मक्का का तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। तो जब मक्का का तीर्थ यात्रा का जो हो रहा था उस दौरान की पाटक नामक स्थान पर मुबारक खान नामक एक युवक था, जो क्या किया, अकबर का जो संरक्षक जिसका नाम बैरम खां था उसका उसने हत्या कर दिया, ठीक है। उसने क्या किया, उसका हत्या कर दिया। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरदम दल से अपने को पुनः मुक्त कर लिया, ठीक है। तो जो हरदम दल था, हरदम दल से जो अकबर थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को मुक्त कब कर लिया, तो मई 1562 ईस्वी में, ठीक है, मई 1562 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ का जो शासक जिसका नाम महाराणा प्रताप था, नाम आपने सुना होगा, और अकबर के बीच हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध याद रखना है, बहुत बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि कब और किसके बीच लड़ा गया। तो 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ का जो शासक थे महाराणा प्रताप जो थे, ठीक है, जो थे वो महाराणा प्रताप उनके बीच और अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में जो अकबर था उसका विजयी हुआ। और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मान सिंह एवं आसफ खान था, ठीक है। तो जो मुगल सेना था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था, मान सिंह के द्वारा और आसफ खान इनके द्वारा किया जा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। अकबर के सेनापति की बात करें, ठीक है, तो जो मान सिंह था, ठीक है, जो मान सिंह वो कौन था, तो अकबर का सेनापति था, ठीक है। महाराणा प्रताप की मृत्यु की बात करें तो जो महाराणा प्रताप थे उनका मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हो गई। गुजरात विजय, ठीक है, जो गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा, ठीक है। तो जो गुजरात को जीतने के बाद जो अकबर था सबसे पहले पुर्तगालियों से मिला था।
और सबसे पहली बार जो समुद्र को अगर हम बात करें तो अकबर ने वहीं पे देखा था। दीन ए इलाही धर्म का अगर प्रधान पुरोहित की बात करें कि जो दीन ए इलाही धर्म था उसका प्रधान पुरोहित कौन था, तो अकबर था। ठीक है, अकबर दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित भी था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। और जो बीरबल था वो कौन था, तो दीन ए इलाही को जो धर्म था इसको स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक था। कौन, तो बीरबल। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो जो अकबर के ने क्या किया था कि जो जैन धर्म के जैनाचार्य थे हरिविजय सूरी, उनको जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया था। किसने किया था, तो अकबर ने किया था। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। तो जो राजस्व प्राप्ति की जो जब्ती प्रणाली थी, ठीक है, वो किसके शासनकाल में प्रचलित थी, तो वो अकबर के शासनकाल में काफी ज्यादा प्रचलित था। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1590 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया। ठीक है, तो अकबर का जो दीवान राजा था जिसका नाम था टोडरमल, उसने क्या किया, 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया। अकबर के दरबार का अगर हम बात करें कि जो प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, तो तानसेन था। ठीक है, यहाँ पे इसको ठीक कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, इसको अच्छे से कर दे रहे हैं। जो तानसेन था, ठीक है, जो तानसेन था वो कौन था, तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्बू सदम था। ठीक है, जो अबू सदम था वो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। तो यहाँ पे दो नाम दिया गया है, एक तो दसवंत और दूसरा बसावन। तो ये दोनों कौन थे, तो अकबर के दरबार के चित्रकार थे। ठीक है, दसवंत और बसावन। अकबर के शासन काल के प्रमुख गायक की बात करें तो तानसेन हो गए, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरे। ये सारे के सारे जो नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब अकबर के शासन काल के प्रमुख गायक थे। ठीक है, ये सब प्रमुख गायक थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है कि अकबर की जो शासन प्रणाली थी उसकी प्रमुख व्यवस्था मनसबदारी प्रथा थी। तो मनसबदारी प्रथा जो थी वो अकबर के शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, मनसबदारी प्रथा। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। ठीक है, तो अगर अकबर के समकालीन की अगर बात करें कि उनके समय में जो प्रसिद्ध सूफी संत थे वो कौन थे, तो शेख सलीम चिश्ती थे। ठीक है, कौन थे, शेख सलीम चिश्ती। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। तो जो अकबर की मृत्यु हुई तो उनको कहाँ पे दफनाया गया, तो 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को उसका मृत्यु हुआ और उसी आगरा के नज़दीक ही एक सिकंदरा है, वहीं पे उसको दफना दिया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। ठीक है, तो यहाँ पे स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर ने बहुत सारी कृतियां जीती, जैसे कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला हो गया, फतेहपुर सीकरी में शाही महल हो गया, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इस्लामाबाद का किला और लाहौर का किला। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि अकबर के दरबार को, ठीक है, जो अकबर का दरबार था उसको शोभित करने वाला 9 रत्न इस प्रकार दिया गया है कि 9 रत्न हुआ करते थे अकबर के दरबार में। बीरबल, अकबर बीरबल का कहानी आपने सुना होगा। तो बीरबल थे, अबुल फजल थे, ठीक है, उसके अलावा टोडरमल थे, भगवान दास थे, तानसेन थे, मानसिंह थे, अब्दुल रहीम खान थे, मुल्ला दो प्याजा थे और हकीम हुकाम थे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नाम दिया गया है जो कि 9 रत्न हुआ करते थे अकबर के दरबार में। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन था। तो जो अबुल फजल थे उनका एक बड़ा भाई था जिसका नाम फैजी था, जो कि अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन था। ठीक है, अबुल फजल के अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो जो अब्दुल फजल थे उन्होंने क्या किया था, अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। ठीक है, तो वो क्या था, जो दीन इलाही धर्म था उसका मुख्य पुरोहित था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। और जो बीरबल था, ठीक है, बीरबल अकबर बीरबल में जो बीरबल था उसके बचपन का नाम क्या था, तो महेश दास था। ठीक है, महेश दास बीरबल के बचपन का नाम था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था, तो बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था।
संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। और संगीत सम्राट तानसेन का नाम आपने सुना होगा, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। उनके जन्म की बात करें तो ग्वालियर में हुआ था। और उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन थी, तो मियाँ की टोड़ी, ठीक है, मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग, ठीक है, मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग, ये सब संगीत जो संगीत सम्राट तानसेन थे ठीक है, उनके प्रमुख कृतियाँ थी। कंठाभरण वाणी विलास, ठीक है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तो जो तानसेन थे उन्हें अकबर द्वारा उपाधि दिया गया था किस चीज़ का, तो कंठाभरण वाणी विलास, ठीक है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया गया था तानसेन को, किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा दिया गया था। अकबर ने भगवान दास जो कि आमेर के राजा भरमाल के पुत्र थे, उनको अमीर उल उमरा की उपाधि दी। तो उन्हें क्या, अकबर ने क्या किया कि अमीर उल उमरा का उपाधि भी उन्होंने उसे दिया था। इधर कुछ चीज़ें दी गई है, इसको पढ़ लेते हैं कि अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है, ठीक है। तो अकबर द्वारा कुछ किया गया महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन सा है और किस वर्ष हुआ, तो दास प्रथा का अंत हुआ 1562 ईस्वी में। अकबर ने हरम दल के से मुक्ति, ठीक है, कब आया, तो 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा का कर समाप्त किया 1563 ईस्वी में। जजिया का कर समाप्त किया 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करना, ठीक है, कब हुआ, तो 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना कब हुआ, तो 1575 ईस्वी में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति कब मिला, तो 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा कब हुआ, तो 1579 ईस्वी में। दीन इलाही का स्थापना 1582 ईस्वी में। इलाही संवत का शुरुआत किया गया 1583 ईस्वी में। और राजधानी लाहौर कब स्थानांतरित किया गया, यानी कि बदला गया, तो 1585 ईस्वी में। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि यूसुफ जाइयों का जो विद्रोह हुआ, ठीक है, जो यूसुफ जाइयों का जो विद्रोह हुआ, तो उसी विद्रोह को दबाने के दौरान जो बीरबल थे उनकी हत्या हो गई, ठीक है। तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान क्या हुआ कि बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी को सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से जाना गया, कि उसके निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे जो अबुल फजल के रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। जो मुगल सम्राट अकबर था उन्होंने क्या किया कि अनुवाद विभाग का स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रज रजमनामा यानी कि युद्धों की पुस्तक रखा, ठीक है। तो जो मुगल सम्राट अकबर थे उन्होंने क्या किया, एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया, और उसमें जो नकीब खां था, अब्दुल कादिर बंदायूनी तथा शेख सुल्तान, उन्होंने क्या किया कि जो रामायण था, महाभारत था, उनका फारसी अनुवाद किया। और जो महाभारत था उसका एक नाम रखा रजमनामा, जिसका मतलब होता है युद्धों का पुस्तक। जो पंचतंत्र था उसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल फजल ने अनवर ए सादात, ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश के नाम से किया, ठीक है। तो पंचतंत्र का जो फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल फजल ने किसके नाम से किया, तो अनवर ए सादात नाम से, तथा जो मौलाना हुसैन फैज थे उन्होंने यार ए दानिश के नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी के ने जो हाजी इब्राहिम सरहदी थे उन्होंने अथर्ववेद का, मूला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिनी का, और अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुकू ए बाबरी का, तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। तो यहाँ पे जो जो नाम आप देख रहे हैं और जो जो बुक था उसको उन्होंने फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल देवनी सूरदास द्वारा जो रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रख दिया। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे दिया गया है। पूछा जा सकता है कि किस बुक को किसके द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आगे अगर हम देखें तो अगला पॉइंट दिया गया है कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो जो अकबर का काल था उस काल को हिंदी साहित्य है उसका स्वर्ण काल कहा गया, ठीक है, उसको स्वर्ण काल कहा जाता है। किस काल से जाना जाता है, तो स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को
कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। तो जो अकबर थे बीरबल को कवि प्रिय कहा और जो नरहरि थे उनको महापात्र की उपाधि प्रदान किया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो अकबर के द्वारा करवाया गया। ठीक है, अकबर के द्वारा कराया गया। कब, तो जो गुजरात विजय था उसके उपलक्ष्य में करवाया था उन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। तो जो चार बाग थी उसको बनाने की परंपरा किसके समय में शुरू हुई, तो अकबर के शुरू में इसको शुरू किया गया था। और अकबर ने सीरी कलम, ठीक है, जो सीरी कलम है, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल शमसद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। ठीक है, तो ये उपाधि दिया गया। सीरी कलम की उपाधि किसे दिया गया, तो अबुल शमसद को दिया गया। ठीक है, ससमद को दिया गया और जो जड़ी कलम था उसकी उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो नोट दिया गया कि मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। तो जो मुगल थे उनका राजकीय भाषा कौन सा था, तो फारसी था। इसलिए ऊपर जो भी आप बुक देखे सबको फारसी में अनुवाद किया गया। तो उम्मीद करते हैं अकबर के बारे में जो भी चीज़ें बताई गई है इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेशन को आज यहीं पे समाप्त करते हैं और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग जहांगीर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।